अब ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग डाले थे, आज थोड़ा प्रॉब्लम होगा धीरे धीरे इसमें सीख रहा मैं अभी कहाँ से क्या करना है, ठीक है ना। तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही हैं। हाँ अगला बार से ठीक हो जाएगा हम लोग। चलिए हमको मेन क्या था, शेयर स्क्रीन, ठीक है। अब स्क्रीन दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस हाँ सर, क्लिनिकल साइकोलॉजी ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, ओके ओके ठीक है। चलिए चलिए पापा आप जय भगवान हंस ले तुम हंस ले, सब दिख रही है, तुम आराम से हंसे भी रहे। ये स्लाइड पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ ये पढ़े थे ना, क्लिनिकल साइकोलॉजी हाँ पीडीएफ जो भेजे थे। नहीं कल, ये तो कल भेजे थे ना। हाँ कल भेजा था, ये कल जो भेजे थे वो वाला। हाँ वही है। तो फेज 1 का सब क्लियर था, इसके पहले वाला जो था वीडियो जो भेजा था मैं, हाँ क्लियर। उसमें कुछ नाम वाम बताए थे, 2-4 लोगों का जो नाम बताए थे, साल बताए थे, किताब का नाम, और फिर कब क्या हुआ, हाँ कब क्या, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन ईस्वी सब था, हाँ उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सब सारे हम देखे थे उसमें, ठीक है ना। ये लास्ट वीडियो है मतलब इसका पूरे साइकोलॉजी का, और इसमें हम लोग कंक्लूड करेंगे। ये एडवांस स्टेज में जब गया फेज 2 में, तो उस वक्त क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में इसमें हम लोग बताए हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी सीक्वेंसली है, मतलब कि सीक्वेंस में क्या क्या चेंजेज आए हैं उसके बाद चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो ये जो स्टार्टिंग हो रहा है उनका, जो जब तक कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, हेलो हाँ सर, हाँ जब तक हमने उन लोगों का कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो एक्चुअली वो सारे लोग जो थे वो कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को फ्लोरिश करने के लिए, यानी कि इसको और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा एक फर्टाइल ग्राउंड का निर्माण किया। बेस्ड ऑन उनके एफर्ट के कारण धीरे धीरे क्लिनिकल साइकोलॉजी एज ए स्पेशल डिसिप्लिन के रूप में आगे जाके फॉर्म हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग सीक्वेंशियली देख रहे हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है इस फील्ड में, ठीक है। अब हम उन सारे डेवलपमेंट के अलावा, मैंने सारा उस वीडियो में कवर किया हुआ है कि आप कैसे कैसे एसाइलम्स खुले हैं, एसाइलम्स में कैसे मरीजों को रखा जा रहा है, उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। कुछ लोग उनके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, और फिर रिफॉर्मेशन का भी काम चल रहा है। तो अब धीरे धीरे जो है जो एबनॉर्मलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझा जाने लगा है, और इसको एज ए मेंटल डिसऑर्डर के रूप में रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। इसी दौरान अब क्लिनिकल साइकोलॉजी का फील्ड जो है अब धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है, समझ में आ रहा है ना। तो इनिशियली में देखिए ये है कैटेगराइजेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बाय सेंसस ब्यूरो ऑफ यूएस। ये स्लाइड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, इसमें पहली बार मेंटल डिसऑर्डर को कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया। अब तक हम यही मान रहे हैं या पहले से सुनते आ रहे हैं कि भाई मानसिक रूप से बीमार है, उसको ये प्रॉब्लम होती है, उसको वो प्रॉब्लम होती है। पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ के जो सेंसस होता है, जो जनसंख्या की गिनती होती है, उस जनसंख्या के गणना के दौरान में जब हम लोग डेटा ले रहे थे, वहाँ के लोगों ने डेटा ले रहे थे, तो उनको वो देख रहे थे कि जो व्यक्ति नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो फर्स्ट बार मेंटल इलनेस को इडियोसी एंड इनसैनिटी के रूप में क्लासिफाई किया गया। ये 1840 का सेंसस था, यानी कि उस वक्त जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे थे। फिर दूसरा सेंसस 1880 में हुआ, ठीक है ना, ये वाला 1880 में यूएस में दूसरा सेंसस हुआ। सेंसस समझ में आ रहा है ना, जनसंख्या का गणना होता है हर साल, हमारे 10 साल में होता है। तो वहां पर उन्होंने जब उस गणना में लोगों के बारे में जब जानकारी ले रहे थे, तो लोगों के बारे में यह जानकारी लेने लगे कि लोगों की मेंटल स्टेटस कैसा है, मानसिक स्थिति कैसा है। बाकी जानकारी ली जा रही है व्यक्ति के बारे में, और यह भी जानकारी ली जा रही है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है। तो 1980 में मेंटल डिसऑर्डर को उन्होंने कैटेगराइज किया, 7 लिस्ट में कैटेगराइज किया है। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि पहली बार मेंटल डिसऑर्डर को कैटेगराइजेशन का काम करना शुरू हुआ, ऑफिशियली कैटेगराइज किया जा रहा है।
यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है ना। आज हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर के विभिन्न कैटेगरीज हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन उस समय जब ये चीजें एडवांस हो रही थी तो कैसे कैसे ये आगे बढ़ी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए 1980 में मेंटल डिसऑर्डर को कैटेगराइज किया गया है, सेवन मेंटल डिसऑर्डर को कैटेगराइज किया गया है। क्या क्या था? मेनिया था, देख रहे हैं ना, मेनिया, मिलेंकोलिया, मोनोमेनिया, पैरासिस, डिमेंशिया, डिप्सोमेनिया एंड एपिलेप्सी, ये कैटेगराइजेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1890 में पहली बार जो टर्म है मेंटल टेस्ट करके टर्म यूज हुआ है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि यहाँ से टेस्टिंग का भी काम शुरू हो गया है, मेंटल टेस्टिंग का, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करके वर्ड्स या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करके टर्म्स जो है अब आने शुरू हो गए हैं। इसके पहले तक ऐसा कोई टेस्टिंग का या ऐसे प्रकार के टेस्टिंग की कोई बातें अभी नहीं हुई थी। हमने मेंटल डिसऑर्डर को कैटेगराइज किया हुआ था, अब हम मेंटल टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1890 में मैकिन केटल ने एक आर्टिकल लिखा, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। लिखा क्या? एट दैट टाइम द टर्म वाज यूज्ड टू रेफर बेसिक टेस्ट ऑफ एबिलिटी such as reaction time, memory, sensation, perception. Soon, though the term encompassed a wide range of measures, including not only intelligence tests described, but also test personality characteristics. तो देख रहे हैं यहाँ पर अब एक तो डिसऑर्डर क्लासिफाई हो गया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंटल टेस्ट की बात भी होनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो ये पहली बार कैटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट वर्ड यूज किया और विभिन्न प्रकार के टेस्ट का उसमें उन्होंने जिक्र किया है, ठीक है ना। मेमोरी टेस्ट के बारे में बात हो रही है, रिएक्शन टाइम्स की बात हो रही है, सेंसेशंस की बात हो रही है, ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट की बात हो रही है। तो यह एक मतलब अपने आप में एक नया डेवलपमेंट है कि नहीं। शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, अभी तक बातचीत हो रही थी कि भाई ये लोग पागल हैं, इनको रखने की व्यवस्था की गई, वहां पर उनके साथ बढ़िया व्यवहार किया जाने लगा। अब धीरे धीरे उसको मतलब क्लिनिकल सेटअप में लेके जा रहे हैं, उसको डिसऑर्डर मान रहे हैं, डिसऑर्डर को कैटेगराइज किए हैं, डिसऑर्डर को कैटेगराइज करना शुरू कर दिए हैं। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंटल टेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि टेस्टिंग का काम शुरू हो जा रहा है। और उसमें किन किन टेस्टों की बात हो रही है? मेमोरी, सेंसेशन, रिएक्शन टाइम। तो इस प्रकार से मेंटल टेस्ट की पहली बार जो है चर्चा जो है मैकिन केटल ने 1890 में किया, ठीक है। उसके बाद 1893 में एमिल क्रेपलिन करके बड़ी नाम आता है इनका, क्लिनिकल साइकोलॉजी या अबनॉर्मल साइकोलॉजी में फादर ऑफ डिस्क्रिप्टिव साइकेट्री भी इनको बोलते हैं। इन्होंने डिसऑर्डर को फर्दर क्लासिफाई किया है, यानी कि अब रोगों का क्लासिफिकेशन का, उसके नामकरण का, बकायदा नामकरण का एक दौर शुरू हो गया है, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन्होंने दो टाइप के डिसऑर्डर कैटेगराइज किया, बहुत ब्रॉड कैटेगराइजेशन किया डिसऑर्डर का। एक को बोला एक्सोजीनियस डिसऑर्डर, और ये बता रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब व्यक्ति से बाहर के, यानी कि सिचुएशंस हो सकते हैं, कंडीशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, व्यक्ति के कारण नहीं बल्कि ये बाहर के सिचुएशंस, फैक्टर्स, सोशल फैक्टर हो सकते हैं जो जिसके कारण की प्रॉब्लम डिसऑर्डर आ रहा है, उसको एक्सोजीनियस डिसऑर्डर बोला। और दूसरा है इंडोजीनियस डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर है वो इंटरनल फैक्टर के कारण हो रहा है, यानी कि व्यक्ति के अंदर का प्रॉब्लम्स के कारण, उसके हो सकता है बायोलॉजिकल बेसिस हो या बायोलॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम हो जो उसके व्यक्ति के शरीर के अंदर के से आ रहा है, उसको उन्होंने इंडोजीनियस डिसऑर्डर बोला। देखिए यहाँ इनको मेंशन करने का ये मुख्य उद्देश्य था, इसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि क्लासिफिकेशंस का काम कैसे कैसे अब यहाँ से प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। उन्होंने एक डिस्क्राइब डिमेंशिया पेरिकॉक्स, ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये उन्होंने बताया कि इंडोजीनियस डिसऑर्डर है, यानी कि व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न हुआ डिसऑर्डर है, जो आज के डेट में हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। नाम सुना है वर्ड ना, स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड नाम सुना है? डिसऑर्डर है ये, मेंटल डिसऑर्डर, नहीं सुना? हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने उस वक्त, आज जिसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं,
उस वक्त उन्होंने उसका नामकरण किया था डिमेंशिया प्रीकॉक्स के रूप में, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। उसके अलावा उन्होंने और भी डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया, जैसे कि पैरानोइया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ठीक है ना, साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी, ऑटिस्टिक पर्सनालिटी, ये सब सारे टर्म्स जो हैं किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोगों की बात चल रही है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। इनके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस जो उन्होंने किया था उस वक्त, ये आज के दौर में इस क्लासिफिकेशन को बहुत सारे स्टिल यूज किया जाता है। पैरानोइया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ये सब जो है डिसऑर्डर आज भी जो हम अगले पढ़ेंगे DSM-4, उसमें इन सारी चीजों का जिक्र होता है। तो कहने का मतलब है कि क्रैपलिन ने डिसऑर्डर को क्लासिफाई करने का काम शुरू किया था 1893 में। देन नेक्स्ट 1905, पहले क्लियर है? 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट आया, बीने और साइमन का। आपने पढ़ा होगा बीने एंड साइमन का इंटेलिजेंस टेस्ट, 12th में आता था, बढ़िया IQ वाला जो है। हाँ सर, क्वेश्चन हाँ सर, पढ़े है। तो डिसऑर्डर को रिकॉग्नाइज करना शुरू हो गया है। अब टेस्टिंग की भी बात हो रही है कि भाई मेंटल टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर पहली बार एकदम से क्रांतिकारी क्या कहते हैं, एक परिवर्तन कहिए या एक क्रांतिकारी देन कहिए, कि उन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट को मेजर करने का टेक्निक बताया था, ठीक है ना। बिने साइमन इंटेलिजेंट टेस्ट, आप लोग 12th में पढ़े होंगे इसको, IQ वाला जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो इनको एक्चुअली फ्रांस गवर्नमेंट ने टास्क दिया था कि हमें इंटेलिजेंट टेस्ट को जज करना है स्पेशल सर्विसेज के लिए। तो आप कुछ ऐसा टूल्स बनाएं जिससे कि हम व्यक्ति के इंटेलिजेंस को जज कर सके। तो अल्फ्रेड बिने ने ये टूल्स 1905 बनाया था, ठीक है ना। उन्होंने इस वक्त याद आ रहा होगा आप लोगों को, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, इन सब के बारे में चर्चा किया था उन्होंने, याद आ रहा है। और फिर IQ वर्ड यूज हुआ बाद में इसको। फिर इसके रिवाइज्ड वर्जन्स भी आए, इसके बाद में बहुत सारे रिविजन्स भी आए, और ये आज के डेट में भी बहुत ही मान्य टेस्ट माना जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं कि डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन का काम, टेस्टिंग का काम, ये अब साइकोलॉजी के फील्ड में आना शुरू हो गया, ठीक है ना। उसके बाद एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लाइटनर विटमर का, ठीक है ना, 1907 में लाइटनर विटमर, ठीक है ना। इन्होंने पहली बार जो है साइकोलॉजिकल क्लिनिक खोला। क्लिनिक की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का बात अभी तक हो रही थी, इसके एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, विल्हेम वुंट थे और बाकी लोग जो थे। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। बाकी लोग एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली बार एक क्लिनिक की बात हो रही है, और लाइटनर विटमर ने क्लिनिक खोला, और ये इनका अपना पर्सनल क्लिनिक था, ठीक है ना। और इन्होंने अपने और कलीग को भी, हेलो, यस सर, हाँ सर, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। अपने कलीग को इन्होंने इनकरेज किया कि आप लोग भी ऐसा क्लिनिक खोलें, और पहली बार विटमर ने ही क्लिनिकल साइकोलॉजी टर्म का यूज किया है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, पहली बार क्लिनिकल साइकोलॉजी वर्ड, इस टर्म का यूज लाइटनर विटमर के द्वारा किया गया। हाँ, विटमर के द्वारा किया था। और इस टर्म का उन्होंने अपना एक जर्नल होता है ना, पत्रिका कह सकते हैं, जर्नल है, जिन्होंने निकाला था, और इस जर्नल का नाम था द साइकोलॉजिकल क्लिनिक। 1907 में ये जर्नल पब्लिश हुआ था, ठीक है ना, द साइकोलॉजिकल क्लिनिक। उस जर्नल में इन्होंने पहली बार वर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज किया था, और यहाँ पर उस जर्नल में इन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी टर्म को डिफाइन भी किया था, ठीक है ना। क्लिनिकल साइकोलॉजी टर्म्स को डिफाइन भी किया था। इसके पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी करके कोई डिसिप्लिन नहीं हुआ करती थी। अब नॉर्मलिटी की पढ़ाई हो रही थी, मेंटल टेस्टिंग भी काम शुरू हो गया था, मगर क्लिनिकल साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट, एज अ ब्रांच पहली बार लाइट विटनर ने स्टैब्लिश किया, और इस वर्ड को उन्होंने पहली बार अपने जर्नल में, जर्नल का नाम था साइकोलॉजिकल क्लिनिक, 1907 में इस वर्ड का उन्होंने यूज किया। और फिर इसके बाद ये वर्ड जो है
क्लिनिकल साइकोलॉजी आम वर्ड हो गए और इसका अपना अलग स्वरूप विकसित होने लगा। वो क्यों नहीं हो रहा है? आगे मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट है, उसके बाद अगला डेवलपमेंट जो है वो 1921 में रोसार्क का इंक ब्लॉट टेक्निक, ठीक है ना? यह भी रोसार्क का है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। रोसार्क का इंक ब्लॉट टेक्निक है, ये स्विस साइकेट्रिस्ट है, ठीक है ना? और उन्होंने 10 जो है इंक ब्लॉट समझ रहे हैं, स्याही का धब्बा, एक बार पहले कभी जिक्र भी किया मैंने कि स्याही का धब्बा वाला एक सेट 10 ऐसा सेट बताता था, उसको देखना होता है और देख के बताना होता है कि आप उसको क्या परसीव कर रहे हैं, ऐसा बताया था मैं पहले। तो ये हाँ सर, एक टेस्ट बताए थे। हाँ, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ये पहली बार इस प्रकार का जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट जो पर्सनालिटी जजमेंट के लिए किया जाता था, टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसाइड के लिए, और इसका क्लिनिकल यूजेस भी था, डायग्नोसिस करने के लिए भी, डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने के लिए भी यूज किया जाता है, और पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए। तो रोसार्क इंक ब्लॉट टेक्निक ये पहली बार 1921 में रोसार्क के द्वारा, स्विस साइकियाट्रिस्ट थे, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया, ठीक है ना? यहाँ पर वो वही टेक्निक काम करता है। प्रोजेक्शंस, डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग पढ़े थे, प्रोजेक्शंस याद आ रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोजेक्शंस पढ़े थे। हाँ सर। उसी टेक्निक, उसी थ्योरी को यहाँ यूज किया जाता है। यहाँ ये माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट और या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या उसके अंदर जो डिजायर्स हैं, वो सारे चीज प्रोजेक्शन के माध्यम से रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं? तो वो जो इंक ब्लॉट है, इंक ब्लॉट को देखकर व्यक्ति जो कुछ भी बताएगा वो उसके अपने अंदर के जो है, अपने अंदर के जो डिजायर्स हैं, ठीक है ना, उसके जो इंटरनल वर्ड्स के जो कुछ भी उसके डिजायर कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं वो वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके द्वारा उसकी पर्सनालिटी का जजमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार के इंक ब्लॉट मेथड जो था वो रोसार्क के द्वारा 1921 में ये लेके आया गया था, ठीक है ना? इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, बस हम एक ग्लिम्स दे रहे हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था उस दौरान, ठीक है? सर कटने वाला है, टाइम ओवर हो रहा है क्या? हाँ, क्लोजिंग जो कोई बात नहीं, बात जल्दी करते हैं। नेक्स्ट है थीमेटिक एप्रीशिएशन टेस्ट, ठीक है ना? ये सारे टेस्टिंग है, ये सारे क्या है? टेस्टिंग्स हैं। इसमें कहीं पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, ये भी पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना? थीमेटिक एप्रीशिएशन क्रिस्टीनिया मॉर्गन एंड हेनरी मर्रे के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें इंस्टेड ऑफ इंक ब्लॉट की जगह इसमें एम्बिगुअस फिगर्स होंगे, ठीक है ना? कुछ ड्राइंग्स होंगे, उसमें पर्सन्स का, व्यक्ति का, कुछ लोकेशंस का ड्राइंग होगा, और उस ड्राइंग को देखकर स्टोरी लिखना होता है, कहानी लिखना पड़ता है, ठीक है ना? और साइकोलॉजिस्ट जो स्टोरी लिखा जाता है, उस स्टोरी को फिर वो लोग डिटेक्ट करते हैं, उस स्टोरी को फर्दर से वो किया जाता है, और बेस्ड ऑन दैट स्टोरी व्यक्ति के अंदर, अगेन ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, व्यक्ति के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को, थीम्स को, डिजायर्स को वो लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना? तो ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है 1935 में ये टेस्ट आया। उसके बाद अगेन पर्सनालिटी का एक टेस्ट आया 1943 में, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट। नाम से बस एक बार दिमाग में जाइए, MMPI, ठीक है ना? जब हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट। क्या नाम है? मिनेसोटा पर्सनालिटी टेस्ट। हाँ, ये हैथवे एंड जेसी मैकिनले के द्वारा ये टेस्ट बनाया गया था।
पर्सनालिटी टेस्ट इससे जज करते हैं। और ये किसके द्वारा सर? इस टेस्ट के द्वारा, ठीक है ना। एक टेस्ट जेके मेथड है। मेकले, स्टार्क हैथवे एंड जीसी, अच्छा, जेसी मैकिनले इनके द्वारा, हाँ इनके द्वारा ये टेस्ट मेथड बनाया गया था। ये टेस्ट अगर हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो हमको पर्सनालिटी की जानकारी मिलेगी। बहुत ही रिलायबल, ठीक है ना, और हाई क्वालिटी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ये पर्सनालिटी टेस्ट है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इसमें बहुत हाई है। और इसका क्लिनिकल यूज है, यानी कि रोग के डायग्नोसिस के लिए भी इस टेस्ट का यूज किया जाता है। देखिए, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उनके पास यही सब हथियार है। ये टेस्टिंग से ही पता करेंगे कि उसमें पर्सनालिटी उसकी किस प्रकार की है कि नहीं, किस प्रकार के डिसऑर्डर उसके अंदर एग्जिस्ट हैं। हमारे पास तो उस प्रकार का कोई थर्मामीटर और वो तो है नहीं कि हम लगा के देखें। मेंटल टेस्ट करना है कि नहीं। तो मेंटल टेस्ट के लिए ये सारी चीजें जो हैं, ये जो है टेस्ट जो हैं वो साइकोलॉजिस्टों के द्वारा बनाए गए, ठीक है। देन 1950 से लेकर 1970 के बीच में साइको एनालिटिक्स, इसको तो हम लोग पढ़े हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी आया, फ्रायड के सिद्धांत उस वक्त बहुत प्रिविलेंट एंड फ्री एसोसिएशन है। ये बहुत लंबे समय तक इन्होंने साइकोलॉजी के उसमें रूल किया है। 50 से लेकर 70 तक पूरी तरह से फ्रायड जो थे वो हावी थे साइकोलॉजी पे, है ना। तो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जिसको कि हम लोग पढ़े हैं। एक मिनट, फ्रायड इसके पहले बताया था क्या? नहीं सर, फ्रायड नहीं बताया। ठीक है, 1950 तक ये फ्रायड का था। इसके बाद थीमेटिक एप्रिसिएशन 1935 में आया। देन 1950 से 1970 के बीच में अब अदर देन फ्रायड, यानी कि साइको एनालिटिक के अलावा भी और सारे जो है थेरेपी के मैकेनिज्म या थेरेपी के और सिद्धांत आने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो फ्रायड के द्वारा हमने थेरेपी देखा, था, फ्री एसोसिएशन वाला मेथड देखा। उसके अलावा फ्रायड की जो थेरेपी थी बहुत दिनों तक वो मतलब कि एग्जिस्ट करते रही। उसके बाद फिर 1950 से 70 के बीच अब अलग अलग मोड ऑफ थेरेपी भी आई, समझ आया। उसमें बिहेवियरिज्म है और ह्यूमनिस्टिक वे ऑफ थेरेपी है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि बिहेवियरिज्म वे, बिहेवियरिस्ट वे में हम थेरेपी कैसे करते हैं, या ह्यूमनिस्टिक वे, इसको क्लाइंट सेंटर थेरेपी बोला जाता है। ये थेरेपी मेथड कैसा रहता है और कैसे इस थेरेपी को दिया जाता है। तो हम शुरुआत से देख रहे थे, हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन भी अभी उतना रूड फॉर्म में है, अभी कंक्रीट फॉर्म में बढ़िया से क्लासिफिकेशन नहीं नजर आ रहा है। फिर हमने देखा इसमें टेस्टिंग शुरू हो गई है, डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग कर रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट कर रहे हैं, थेरेपी भी शुरू हो गई है। साइकोथेरेपी जो है वो फ्रायड का फ्री एसोसिएशन, उसके अलावा फ्रायड के अलावा भी 50 से 70 के दशक में हम बिहेवियरिस्ट वे ऑफ थेरेपी देख रहे हैं और ह्यूमनिस्टिक वे ऑफ थेरेपी भी देख रहे हैं, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे बड़े आगे की तरफ। उसके बाद 1952 में एक मैनुअल है, जो एक समझ सकते हैं बुक, समझ में आ रहा है ना, एक बुक जो है वो, हाँ बुक है, रिलीज हुई है और इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, DSM। बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब नॉर्मल साइकोलॉजी वाले को, क्लिनिकल साइकोलॉजी को जानना चाहिए कि DSM क्या होता है। DSM का फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, ठीक है ना। यह जो है 1952 में, इसका जो फर्स्ट एडिशन जो था 1952 में पब्लिश हुआ अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है ना। और यह एकदम से डिटेल अब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मेंटल डिसऑर्डर का इसमें किया गया है, ठीक है ना। एक ऐसा मैनुअल है, ये बुक है जिसमें कि मेंटल डिसऑर्डर को डिटेल में क्लासिफाई किया गया है। अब ये क्लासिफिकेशन, हाँ सर, अब नॉर्मल में बहुत है। हाँ, अब नॉर्मल साइकोलॉजी वाले बुक में, हाँ बुक में इसका बहुत आपका नाम आएगा, DSM का। एक्चुअली ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अब तक जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे वो अपने अनुभव के आधार पर या अपने जो कुछ भी डिसऑर्डर देख रहे हैं उन्होंने अपना अपना नामकरण कर रहे थे। तो हर लोगों का नामकरण अपने अपने ढंग से अलग अलग हो रहा था। तो एक यूनिवर्सल कोई सिस्टम्स या कोई चीज जो सबके लिए एक रूप हो, समान हो, वो लेके आना बहुत जरूरी था। तो अब यहाँ इससे क्या होगा कि लोग, अगर एक ही पेशेंट को अलग अलग जगहों पर डायग्नोसिस किया जा रहा है, तो जो डायग्नोसिस किया जाए वो एक यूनिक वे में डायग्नोसिस करे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई उसको और नाम से डायग्नोसिस कर रहा है, कहीं और जगह कोई और नाम से डायग्नोसिस कर रहा है।
तो एक यूनिवर्सल नेचर का जो सब जगह मान्य हो और सबके लिए हो, तो ये DSM जो है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, ये जो मैनुअल है, ये मैनुअल लेके आया गया 1952 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, इसमें टोटली ब्रॉडली क्लासिफाइड है सारे डिसऑर्डर्स को, पांच एक्सिसों में डिसऑर्डर को हम लोग इसमें वो करते हैं, देखते हैं। इसका बहुत सारे रिवीजन भी आए हैं। DSM-2 फिर 1968 में रिवाइज होके इसका थोड़ा सा और कुछ और नई चीजों को जोड़ा गया, पुरानी को निकाले गए। फिर DSM-3 आया, हाँ, फिर 87 DSM-3, DSM-4, DSM-4 TR, हाँ, ये सारे जो है रिवाइज वर्जन है। और इन सारे रिवाइज वर्जनों में मेंटल डिसऑर्डर की संख्या बहुत हद तक बढ़ते गई, समझ में आ रहा है ना। और भी मेंटल डिसऑर्डर रिवाइज फॉर्म में ऐड किए गए। कुछ ऐसे थे जो उस वक्त सिग्निफिकेंट नहीं थे या उसको लोग डिसऑर्डर नहीं माना, उसको निकाला भी गया है, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास आज के डेट में DSM-4 TR है जो डायग्नोसिस वाला मैनुअल है, और इससे भी लेटेस्ट अब आ चुका है DSM-5, ठीक है ना, एकदम लेटेस्ट में कौन सा है? हाँ, DSM-5 है, इसमें एकदम से नया अप्रोच है। तो ये जो है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल्स एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हमने सारे डिसऑर्डर को एक जगह क्लासिफाई किया। और ये यूनिवर्सल नेचर का है, कहीं भी देश के किसी कोने में लोग इसको देख सकते हैं। और इसके क्राइटेरिया जो है, जो सिम्टम्स के आधार पर अगर हम डायग्नोसिस करेंगे तो हमें सिमिलरिटी नजर आएगी। हम जो डायग्नोसिस कर रहे हैं यहाँ पर, कोई और भी उसी सिम्टम्स और क्राइटेरिया पर डायग्नोसिस करेगा तो डायग्नोसिस में सिमिलरिटी आएगी। अदरवाइज पहले क्या हो रहा था, लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग नामकरण किए हुए थे, अलग अलग तरीके से डायग्नोसिस हो रही थी, तो एक सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही थी अमॉन्ग द साइकोलॉजिस्ट। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये DSM जो है हमारा जो। उसके बाद 1980 से 2000 में एक नई साइकोथेरेपी का ट्रेंड शुरू हुआ, और ये कॉग्निटिव साइकोथेरेपी है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेटेस्ट में कॉग्निटिव साइकोथेरेपी है जो 1980 से 2000 के बीच है। तो हाँ, ये जो था ये आप लोगों का एक मोटा मोटी जस्ट जो एडवांस स्टेज में जो डेवलपमेंट हुए थे उसके बारे में हम यहाँ बताएं, ठीक है ना। जो हमने स्लाइड में दिया है जस्ट उसका आप एटलीस्ट हेडिंग याद रखिएगा, ठीक है ना, कि मैंने हाँ, कि मैंने क्या क्या जिक्र किया था। जैसे कि मैंने पहली बार मेंटल टेस्ट 1890 में बात की थी, एमिलियन क्रैपलिन की बात की थी, एमिल क्रैपलिन की बात की थी 1893 में। फिर हमने बिने साइमन टेस्ट की बात की थी, इंटेलिजेंट टेस्ट 1905 में। लाइटनर विटमन पहली बार क्लिनिकल साइकोलॉजी वर्ड यूज किया 1907 में। रोसार किंग ब्लॉट टेक्निक की बात कर रहे हैं 1921 में। फिर 1950 में से 1930 से 1950 तक साइकोएनालिसिस था। 1935 में थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आया। 1943 में MMPI आया। 1950 से 1970 तक अदर देन साइकोएनालिसिस के अलावा भी साइकोथेरेपी के अलग अलग मेथड आए, जिसमें कि बिहेवियरिज्म मेथड से बिहेवियरिस्ट वाला जो मेथड है और एक ह्यूमनिस्टिक मेथड है। फिर हमने देखा कि एक मैनुअल जो है डायग्नोसिस करने का या सारे रोगों को क्लासिफाई करने का, उसके वर्गीकरण का एक मैनुअल आया जिसको कि हम DSM बोलते हैं। और फिर अंतिम में हम दिखाए हैं कि एक और साइकोथेरेपी आई जो एडवांस है, वो कॉग्निटिव साइकोथेरेपी। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें, अगर शुरुआत से देखते हैं तो किस प्रकार से हम डिसऑर्डर को देख रहे होते हैं और कैसे कैसे एडवांस हो रहा है डिसऑर्डर को देखने का नजरिया में, यही सब हमारा जो है इतिहास में हमने अब तक कवर किया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? कोई किसी प्रकार का कोई वो दिक्कत नहीं है? नहीं। अगली बार जो हम लोग हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो क्लासेस चलेंगे उसमें हम असेसमेंट अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो असेसमेंट एंड डायग्नोसिस क्लिनिकल साइकोलॉजी को हम बताए थे, एक्टिविटीज था उसमें हमने पहले दिखाया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी असेसमेंट और डायग्नोसिस का काम करते हैं। तो हम लोग देखें कि असेसमेंट क्या होता है, कितने टाइप के असेसमेंट होते हैं, इन सारी चीजों का चर्चा होगा। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ठीक है ना। थ्योरी तो पार्ट है ही, पर बहुत हद तक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो थोड़ा सा हम लोग को विजुलाइज करना है। जब भी हम बात करेंगे तो आप अपने आप को अब आगे से ये विजुलाइज कीजिए कि आप किसी क्लिनिकल सेटअप में बैठे हैं, ठीक है ना। एज ए क्लिनिशियंस आप बैठे हैं, मेंटल डिसऑर्डर को आप डील कर रहे होते हैं,
विजुलाइज करना है कि आपके पास मेंटल डिसऑर्डर आ रहा है, तो आप उसका कैसे असेसमेंट करेंगे, क्या क्या मेथड होगा, वो सारे प्रोसीजर्स, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एट द सेम टाइम आपको उसको विजुलाइज भी करना है, ठीक है ना, थोड़ा ये प्रैक्टिकली ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, आज यहाँ तक रहने देते हैं, और लगभग हम लोग का ठीक चला है, अभी तक तो बंद हुआ नहीं है, ठीक चला है सर, अच्छा चला। प्रोसीजर भी पता चल गया है कैसे कैसे ऐड होना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको पासवर्ड और नहीं आईडी सर। आईडी वही रहेगा, पासवर्ड चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना। आईडी वही रहेगा, पासवर्ड हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको स्लाइड दिखा सकते हैं, और वो सब कुछ है। रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, दोनों तरफ का रिकॉर्डिंग हो सकता है। इधर से भी अच्छा, आप लोग कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, आप लोग कर सकते हैं शायद। म्यूट है, है उसमें? स्टॉप वीडियोस है, शेयर है, फिर मोर है। अच्छा, रिकॉर्डिंग का ऊपर में ऑप्शन आ रहा है, लेकिन पता नहीं वो हो